तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और क्लास 11 अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये क्लास 11 अकाउंट्स का लेक्चर नंबर हमारा 6 है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लेना, क्योंकि उससे आपको बेहतर समझ में। तो पार्ट 1 का थोड़ा बहुत मैं रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्म्स, कौन कौन सा एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है? जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे। एक वो बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी बोले तो कि जो बिजनेस एक्टिविटी करे, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना हो। और नॉन बिजनेस एंटिटी जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, जिनको कि सोशल सर्विस के पर्सपेक्टिव से बिजनेस उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू किया, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। अगला बिजनेस ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक इवेंट अगर दो पार्टीज के बीच में हुआ, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। वो इंटरनल लोग भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल लोग भी हो सकते हैं। अगर दोनों लोग इंटरनली ही है तो उसको इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी। अकाउंट क्या हो गया कि एक तरह के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक हेड में लाया जाता है, उसको अकाउंट बोलते हैं। कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ये कैपिटल वो पैसा है जो कि ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, और ड्रॉइंग वो पैसा है जो कि ओनर ने बिजनेस से निकाला होता है। और लायबिलिटी वो चीज होता है जो कंपनी किसी को वापस करने के लिए लायबल है। द अमाउंट पेबल बाय द एंटिटी। लायबिलिटी दो होता है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। बहुत डिटेल में हमने जो इसका पार्ट ए है उसमें ये डिस्कस किया। बहुत ही डीप जाने वाले हैं हम डिस्कशन में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना प्लीज, है ना। और जो नोट्स है, आप नोट्स साथ साथ बनाते रहो। और ये नोट्स आपको अच्छा लग रहा है तो इस नोट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद, राइट। चलिए, तो लायबिलिटी में इंटरनल लायबिलिटी हो गया और एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। तो इंटरनल लायबिलिटी, अब मैंने बोला था जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो पर्सपेक्टिव किसका लेते हैं, उसमें हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं और ना कि ऑनर के पर्सपेक्टिव से। तो अब अगर आप बिजनेस बन जाओ तो बिजनेस के दिमाग के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपको ये दिखेगा कि ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो भी तो हमारा लायबिलिटी है। तो कैपिटल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लायबिलिटी। उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं और बाकी सारे लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी का दो पार्ट हो गया हमारा, करेंट और नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी एक डेट पे आप खड़े हो जाओ, वहां से अगर एक एक साल के अंदर अंदर, यानी विद इन 12 मंथ या अप टू 12 मंथ आपको पैसा वापस करना है तो करेंट लायबिलिटी हो गया। और बियॉन्ड 12 मंथ आपको करना है वापस तो नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया। अब जो आने वाला है वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट्स का डेफिनेशन। ये आपको पहले तो अपने जहन में उतारना है कि एसेट होता क्या, फिर जाके आप थोड़ा बहुत याद भी कर लेना इसको। तो इससे पहले तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो लायबिलिटी था, और अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एसेट। तो एसेट्स क्या होते हैं? तो एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज। एसेट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि कंपनी या तो ऑन करती है या कंट्रोल करती है बाय द एंटिटी। एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? या तो वो मालिक या उसको कंट्रोल करते हैं। एक बात बताओ, एक बिल्डिंग है किसी और के नाम से है, और लेकिन कंट्रोल आपका चल रहा है। अरे भाड़ में गया किसी और के नाम से हो, कंट्रोल अगर आपका है और आपका ही रहेगा तो ऑनरशिप का क्या ही जरूरत। तो किसी चीज को एसेट बनने के लिए ऑनरशिप ना भी हो तो चलेगा, आपको 100% कंट्रोल होना जरूरी है। तो एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, दे विल गिव। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी चीज का ऑनरशिप होने से फायदा तो कुछ होना चाहिए ना। किसी चीज का आप अगर ऑनर हो तो उससे आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो, कुछ तो बेनिफिट हो। और बिजनेस में हम हमेशा साइकोलॉजिकल बेनिफिट का तो कुछ नामो निशान नहीं है यहाँ पे। सब कुछ पैसे पे बात चलेगा। अगर मॉनेटरी आपको आज या फ्यूचर में कभी भी बेनिफिट किसी एसेट से हो सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी से हो सकता है, तो दैट इज एन एसेट्स फॉर यू। तो एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ऑन्ड एंड या और कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, दे विल गिव। क्या देंगे वो आपको?
एसेट्स को एसेट्स बनने के लिए जरूरी है कि एसेट से आपको क्या मिले, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, दे विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी। एग्जांपल क्या हो गया, लैंड, मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल, गुडविल, बैंक बैलेंस, डेटर, बहुत सारे एग्जांपल्स। तो ये एसेट्स का डेफिनेशन हो गया। अब एसेट्स की कैटेगरीज देखते हैं। मैंने बोला था लायबिलिटी पढ़ाते टाइम कि जैसे आपको लायबिलिटी का बाइफर्केशन हो रहा है करेंट और नॉन करेंट, कैसे, करेंट और नॉन करेंट, सेम वे में हम एसेट्स को भी बांटेंगे करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट्स। एक बात बताओ, जब आप एसेट ऑन और कंट्रोल करते हो तो अल्टीमेटली उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि जो एसेट आपको 1 साल तक ही मैक्सिमम, या तो 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या 1 साल तक ही आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो वो करेंट एसेट है। और किसी एसेट को आप मोर देन 1 ईयर आप यूज करोगे बिजनेस में और उससे आपको फायदा होने वाला है, तो दैट विल बी अ नॉन करेंट एसेट। और एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस। आप डिक्शनरी वर्ड अगर जानना चाहो फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, तो काल्पनिक। काल्पनिक बोले तो जो चीज एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, किसी कारणवश हमें उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं करेंट एसेट्स। एसेट वाला जो आपका पॉइंट है ना, एसेट वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छा खासा टाइम लगाऊंगा मैं। वैसे तो सभी में पूरा एक्सप्लेनेशन जा रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मैं अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ एसेट को। केवल ये नहीं कि लिख दिया और डिफाइन करके चले गए, आपको पूरा बढ़िया से समझाऊंगा। तो मैंने बोला एसेट क्या होता है, तो एसेट वो प्रॉपर्टीज है जो कि कंपनी एंटिटी ऑन करेगी और कंट्रोल करेगी, या तो ऑन या कंट्रोल करे तो चलेगा। एसेट्स होने से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक फायदा होना जरूरी है। एग्जांपल्स ये होगा। अब हमने बात की कि एसेट्स के मेनली 2 कैटेगरीज है, कौन कौन से, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। देखो एसेट्स का फायदा होना जरूरी है फ्यूचर में, तभी वो एसेट है। कोई एक बात बताओ, आपके पास एक मोबाइल फोन है जो कि आप यूज करते हो, दैट मीन्स इट विल गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, या rather saying फ्यूचर बेनिफिट। we may not be able to convert it into monetary terms, लेकिन फ्यूचर बेनिफिट दे रहे हैं। अब एक मोबाइल फोन है जो कि बेकार पड़ा हुआ है और आप बनाने योग्य है ही नहीं, ना ही बन भी नहीं रहा, तो बताओ आपको ये फ्यूचर बेनिफिट देगा, नहीं देगा। तो जो जंक्ड मोबाइल फोन है, जो स्क्रैप्ड मोबाइल फोन है, वो आपका एसेट्स नहीं होगा, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, किसी चीज को ऐसे बनने के लिए उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना जरूरी है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। तो करेंट एसेट क्या हो गया, अगर किसी एसेट को आप बिजनेस में फॉर द बेनिफिट आप 1 साल के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे या वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, तो उसको करेंट एसेट बोलेंगे। तो करेंट एसेट क्या होगा, हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। देखो कैश तो करेंट एसेट है ही, जो हमारे पास कैश है वो भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो कैश इज अ एसेट। तो कोई कोई दूसरे एसेट को अगर हम विद इन 12 मंथ्स उसको कैसे भी कैसे कैश में कन्वर्ट कर ले, तो वो हमारा करेंट एसेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, इसका डेफिनेशन आगे आएगा, थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ। गुड्स वो एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी नॉर्मल ट्रेड के लिए खरीदती है। मान लो मेरा बिजनेस है लैपटॉप का, तो लैपटॉप हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। लैपटॉप में परचेस करता हूँ, किसी और को सेल कर देता, तो लैपटॉप इज अ गुड्स फॉर मी। मान लो मेरा बिजनेस फर्नीचर का, तो मैं फर्नीचर खरीद के फर्नीचर बेचता हूँ, तो फर्नीचर विल बी गुड्स फॉर मी। गुड्स को स्टॉक भी बोलते हैं, गुड्स को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। मान लो मेरा बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग है, तो बिस्किट के लिए मैं आटा वगैरह खरीदता हूँ, आटे को बिस्किट में कन्वर्ट करता हूँ, फिर बिस्किट बेचता हूँ। तो यहाँ पे आटा हमारे लिए और गुड्स हो जाएगा, या बिस्किट हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। तो जिस चीज में मैं मेनली ट्रेडिंग करता हूँ वो हमारा गुड्स हो जाएगा।
डेटर कौन होते हैं? कि जिसको मैंने गुड्स उधार पे बेचा है, जिनसे मुझे पैसा मिलना है, जिनको हमने गुड्स उधार पे बेचा उनसे पैसा मिलना है, तो दे विल बी आवर डेटर। तो जो गुड्स हम रखते हैं ना, वो गुड्स का पर्पस क्या होता है कि विद इन 2-3 महीना हम उसको कैश में कन्वर्ट कर ले, तो ये क्या हो गया? गुड्स करेंट एसेट। डेटर कौन होते हैं? जिनको हमने सामान उधार पे बेचा है तो उनसे पैसा 2-4 महीना में आ जाता है, यानी विद इन 12 मंथ इन जनरल आ जाता है, या कम से कम हमारा इंटेंशन जरूर होता है कि 12 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन में डिसाइडेड होता है। तो करेंट एसेट क्या हो गया? ये एसेट जो कि हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल गुड्स हो गया, डेटर हो गया, ये हमारे करेंट एसेट्स है। एक हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब कि मान लो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था बिजनेस में और कुछ उसका यूज ज्यादा आ नहीं रहा था, तो हमने क्या किया कि उसको थोड़े टाइम के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिया। थोड़े टाइम बोले तो विद इन 1 ईयर या विद इन 12 मंथ हमें उसको सेल करके पैसा वापस ले लेंगे, तो दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था शॉर्ट टर्म के लिए हमने इन्वेस्ट किया, यानी कि उसको डिस्पोज करके हमें पैसा कितने टाइम में वापस आ जाएगा? 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट? वेल, अब अगला है हमारा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट जो होते हैं ना, उनका मकसद अलग है। उनका मकसद शॉर्ट टर्म नहीं होता, उनका मकसद लॉन्ग टर्म होता है, कि बिजनेस में उसका यूज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो नॉन करेंट एसेट क्या हो गया? कि हेल्ड बाय इंटरप्राइजेस या एंटिटी विद लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। इनका ये मकसद नहीं होता कि अभी खरीदा और बेचा। जो खरीदा और बेचा उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। जो खरीद के बेचना है उसको गुड्स बोलेंगे, और जो खरीद के रिटेन करना है बिजनेस में, बिजनेस के फंक्शनिंग को हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी ना किसी जगह पे हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर को यूज करेंगे हमारे एम्प्लॉइज, अलमीरा यूज होगा कागज वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, तो ये हमें बिजनेस को, अलमीरा अगर खरीदा जा रहा है तो वो बिजनेस के अंदर, तो वो रीसेल के लिए नहीं, वो हमें बिजनेस में यूज करना है। लेकिन अगर मेरा फर्नीचर का ही बिजनेस है जो कि अलमीरा खरीद के बेचना है, तो देन दैट विल बी अ गुड्स फॉर मी। लेकिन अगर मेरा बिस्किट का बिजनेस है, तो जो मैं अलमीरा खरीदूंगा, दैट इज नॉट अ गुड्स फॉर मी, दैट विल बी अ नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स आर हेल्ड बाय इंटरप्राइजेस विद अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर रीसेल। उनको खरीद के बेचे, ऑल्दो वो पुराने हो जाएंगे 2, 4, 5, 10 साल में, तो मुझे स्क्रैप में या जैसे भी बेचना है बेचूंगा, लेकिन अभी हमारा इंटेंशन रीसेल का नहीं है। फिर इसमें एग्जांपल हो गया हमारा मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, ये सब हो गया। तो अब जो हमारा नॉन करेंट एसेट है, इसको भी हम बाइफरकेट करते हैं। तो नॉन करेंट एसेट को, अच्छा, जैसे अभी हमने बात किया करेंट एसेट में कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ था, तो हमने उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करें हम। पैसा बहुत टाइम के लिए था, काफी पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ था, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ चला जाता है? नॉन करेंट एसेट में। यानी ओवरऑल अगर हम चाहे तो नॉन करेंट एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसका बात हम आप करेंगे। एसिड्स वाले पार्ट में अच्छा खासा हमारा टाइम लग रहा है, और अभी भी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी लिंक वगैरह अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उससे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का अकाउंट आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। तो नॉन करेंट एसेट्स के 2 टाइप क्या क्या हो गया हमारे? एक फिक्स्ड एसेट और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? देखो, फिक्स्ड एसेट्स का पर्पस हमारा होता है कि जो हमारे बिजनेस का नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन है उसमें कुछ सहूलियत दे, उसमें कुछ इफिशियंसी बढ़े। देखो, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया हमारे? फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब सिंस की ये नॉन करेंट एसेट से रिलेट करता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। पर्पस क्या होता है? पर्पस टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन, यानी बिजनेस का जो ऑपरेशन है। मान लो मेरा बिजनेस है बिस्किट बनाने का, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं वीट खरीदता हूँ, वीट से फ्लोर
व्हीट या फ्लोर खरीद के फिर उससे मैं बिस्किट बना के मार्केट में बिस्किट बेचता हूँ। अब मैं जब मशीन खरीदूंगा बिस्किट बनाने के लिए, तो उससे अल्टीमेटली हमारे जो मेन ऑपरेशन है, यानी जिस काम के लिए कोई बिजनेस बना हुआ है, उसमें हेल्प मिलेगा ना। तो मशीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट विच विल हेल्प इन कैरिंग आउट इट्स ऑपरेशंस, राइट। और उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी यानी कमाने का क्षमता, पैसा कमाने का क्षमता होगा, वो बढ़ेगा। मान लो अगर मशीन नहीं खरीद के मैन्युअली काम होता तो शायद थोड़ा धीरे हो पाता, कंपनी उतना ज्यादा सेल नहीं कर पाती। और अगर आप कंपनी ने मशीन खरीद लिया तो उससे क्या बेनिफिट होगा ज्यादा, कि कंपनी ज्यादा सेल कर पाएगी और अर्निंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा। तो देखो फिक्स्ड एसेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये अल्टीमेटली कहाँ फायदा करेगा, जो डे टू डे ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फायदा करेगा। वहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो भी लॉन्ग टर्म नेचर का ही होता है, लेकिन वो मुझे डे टू डे ऑपरेशन में फायदा नहीं करता। उसमें क्या होता है कि जो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए थे वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिंग हो जाता है, पर्पस क्या हो जाता है, इन्वेस्टिंग, वहां से हम रिटर्न कमाएंगे। वो डे टू डे ऑपरेशन से डील नहीं करता। तो ये डिफरेंस हो गया फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपको फिक्स्ड एसेट पे ही ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहने दो आप, मतलब रहने दो इन द सेंस उतना ज्यादा फोकस मत करो, बस लिख लेना, याद कर लेना। तो फिक्स्ड एसेट हमें, इट इज held for long term, it is a category under non current assets, it is held for long term, purpose is to carry out its operation, it will increase the earning capacity of the business। कोई भी फिक्स्ड एसेट अल्टीमेटली बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, राइट। अब जो फिक्स्ड एसेट है उसको भी हमने बाइफरकेट किया दो पार्ट में। क्या क्या, एक होता है हमारे लिए टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड का मतलब अब तक आपने बहुत बार सुना होगा। टेंजिबल का मतलब क्या होता है हमारा, टेंजिबल मीन्स, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम सी और टच कर पाए, यानी दी फिक्स्ड एसेट विच कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड एज टेंजिबल, कैन बी सीन और टच। इसमें क्या हो गया, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सबको हम देख सकते हैं ना और टच फील कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स हो गए। और इनटेंजिबल एसेट्स, कुछ फिक्स्ड एसेट ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ नॉन करेंट एसेट के कैटेगरी के अंदर, फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी के अंदर ऐसे भी एसेट्स आते हैं जो कि सीन और टच्ड नहीं हो सकते, इनको हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब भी हमारे एसेट्स है। क्योंकि कंपनी के पास किसी भी एक, किसी प्रोडक्ट को बनाने का पेटेंट है, तो अल्टीमेटली उस पेटेंट की वजह से वो खुद ही वो प्रोडक्ट बनाएगी, दूसरे उसको कॉपी नहीं करेंगे। तो इससे अल्टीमेटली कंपनी अकेले किसी चीज में मोनोपोली हो जाएगा, तो उससे उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो, तो ये भी फायदा क्रिएट करता है जो कि लॉन्ग टर्म नेचर का हो। इंटेंजिबल एसेट्स भी हमारे नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं। अब एक और पार्ट है जो कि रह गया हमारा, कौन सा, स्टार्टिंग में हमने एसेट्स को तीन कैटेगरी में बांटा था, जिसमें मैंने बात किया था कि ये एसेट एसेट है ही नहीं, लेकिन किसी कारणवश हमें फिक्टिशियस एसेट्स को एसेट के अंदर दिखाना होता है, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, पहले तो काल्पनिक है, ये एक्चुअल में एसेट्स नहीं होते। मैं हर बार बोल रहा हूँ, फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एन एसेट, दे आर एक्सपेंस। वो क्या है, एक्सपेंस है या लॉस है, विच आर नॉट रिटन ऑफ विद इन 1 year एंड कैरीड फॉरवर्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं यहाँ पे दो काम कर सकता हूँ, या तो इसको बस डेफिनेशन बता दिया मैं छोड़ दूं, और या तो थोड़ा और इलिबरेट करके 5-10 मिनट लगा के बढ़िया से समझा दे, क्योंकि कोई टीचर नहीं समझाता है इन जनरल। मैं लेकिन समझाऊंगा चाहे टाइम कितना भी लग रहा है। मैंने एक बात आपको वादा किया कि यहाँ से जब आप अकाउंट्स पढ़ के मार्केट में निकलोगे 11th-12th, तो आपके लिए छोटा चीज है। जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, ये सब कोर्स करोगे ना, वहां पे मुझे याद करोगे कि किसी टीचर ने आपको अकाउंट्स पढ़ाया था, वो भी बिना पैसे के। तो पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप बस सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, चलिए। और आपका अपना फीलिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कर। अब आप एक चीज दो, मैं बहुत ही डीप ले जाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप
ध्यान देना। देखो कंपनी कभी भी क्या करती होगी, कंपनी को कुछ इनकम होता होगा, इस इनकम को करने के लिए कंपनी को एक्सपेंस इनकर करना पड़ता होगा, और एक्सपेंस माइनस करने के, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होता है, और नेगेटिव आया तो लॉस होता है। नेगेटिव को इन जनरल ना अकाउंट्स के अंदर ब्रैकेट में ऐसे कर दिया गया। ठीक है। तो अब होता क्या है, सपोज करो कोई एक ब्रांड का नाम ले लो, मान लो कैडबरी है, राइट। अब कैडबरी चॉकलेट वाले अपने चॉकलेट का प्रमोशन कराने के लिए मान के चलो किसी को हायर करते हैं, किसी हीरोइन को हायर करते हैं, मान के चलो किसी को भी, मान लो फेमस पर्सनालिटीज को हायर करते हैं, जिनको कि वो 50 करोड़ रुपया देंगे। अब ये जब ऐड होगा ना, तो ये मान के चलो, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। मान के चलो कैडबरी ने जो ये खर्चा किया, इसका बेनिफिट उसको 5 साल तक मिलने वाला है। ये हो गया 5 साल। लेकिन सामने वाले बंदे को जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 50 करोड़ का है, वो तो मान लो आज ही देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आज 50 करोड़ कंपनी ने पे कर दिया, लेकिन अगले आने वाले 5 सालों तक, 5 सालों तक उसको उसको कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको लॉजिकली नहीं लगता है कि इस एक्सपेंस को, इस खर्चे को कंपनी को डिवाइड करना चाहिए अगले 5 साल तक? ऑल्दो ये 50 करोड़ का रुपया जो है वो सारा का सारा कंपनी ने आज ही पे कर दिया होगा, लेकिन जो इसका कंपनी को बेनिफिट होगा वो अगले आने वाले 5 साल तक मिले। तो लॉजिकली क्या करना चाहिए यहाँ पे, कि हर साल जो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के नाम से हर साल कितना जाए, 10-10 करोड़ रुपया, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ और 10 करोड़। सही है। तो अब जब यहाँ पे कंपनी स्टैंड करेगी, कंपनी ने तो टोटल कितना खर्चा कर दिया, 50 करोड़। अब 50 करोड़ में से तो 10 करोड़ को हमने एक्सपेंस यहाँ पे ट्रीट कर लिया है, तो बाकी का 40 करोड़ क्या करें? अब बाकी का 40 करोड़ ना चाहते हुए भी कंपनी को ये 40 करोड़ क्या मानना पड़ जाता है, एसेट्स। और इसी एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे। आपको नहीं लगता है कि ये एक्चुअल में एसेट नहीं है, लेकिन हमें किसी कारणवश एसेट मानना पड़ रहा है। देखो इन जनरल तो क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम उसी 1 साल के अंदर खर्चा मान के बात खत्म कर देते हैं। लेकिन अब इस केस में मान लो कंपनी के लिए ये पड़ता नहीं खा रहा है, यानी कि ये लॉजिकल नहीं है कि 50 करोड़ को, अब मान लो इस कंपनी का टोटल सेल्स 1 साल का ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ है। सेल्स कितना है, 80 करोड़। और 50 करोड़ का 1 साल में अगर मान लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जिसका की फायदा अगले 5-6 साल आने वाला है, उसको अगर पहले ही साल माइनस कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि इलॉजिकल बात हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में लॉस ज्यादा आ जाए, मतलब प्रॉफिट कम आ जाएगा, और बाकी तो और भी एक्सपेंसिव होंगे ना, लॉस भी आ सकता है, और अगले साल में प्रॉफिट आने लगेगा, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि ये मानते हुए कि ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, और सारा का सारा 50 करोड़ हम 1 साल में नहीं कर सकते हैं एलोकेट, तो कंपनी 10-10 करोड़ करके हर साल एलोकेट करेगी, और जो बाकी बैलेंस बच जाएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में 40 करोड़ बच जाएगा, वैसे ही सेकेंड ईयर में फिर से 10 करोड़ माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा, 30 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 10 करोड़, अल्टीमेटली यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 करोड़, यहाँ पे 30 करोड़, यहाँ पे 20 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़, जो ये सारे हैं, ये एसेट नहीं होते हुए भी कंपनी को एसेट ट्रीट करना पड़ जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। तो फिक्टिशियस एसेट्स को फिर से एक बार पढ़ते हैं, कि दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटन ऑफ
विद इन 1 year एंड कैरीड फॉरवर्ड फॉर मोर देन 1 accounting पीरियड, और उसको हमने 1 साल से ज्यादा तक कैरी फॉरवर्ड किया, इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसी को बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, इसी को बोल सकते हैं हम डेफर्ड, जो अभी एग्जांपल लिया था ना हमने, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी इसका एग्जांपल होगा। यानी कंपनी ने एक ऐसा बड़ा खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट के नाम से, जिसको उसके लिए सहूलियत नहीं है कि 1 साल में उस खर्चे को एलोकेट करें, क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी ईयर में जो इनकम होता है उससे एक्सपेंस माइनस करते हैं। अब जब हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तो वो ज्यादा लॉजिकल रिजल्ट नहीं देगा, तो इसीलिए कंपनी ने उसको जितने भी आगे आने वाले साल में उसको बेनिफिट मिलेगा उसमें एलोकेट करेंगे, और बाकी बाकी खर्चा आगे डेफर करते जाएंगे, और बैलेंस जो बचा रहेगा बैलेंस शीट डेट पे, जो उस डेट पे, उसको हम एसेट ट्रीट कर लेंगे, ऑल्दो दैट इज नॉट एन एसेट, क्योंकि ये 50 करोड़ तो हमने पे कर दिया, अब उसे वापस लेने थोड़ी जाओगे, या तुम्हारे पास उतना थोड़ी है कि वो वापस देगा तुम, क्योंकि उसने बोला कि ऐड हो गया, बात खत्म, मुझे मेरा पैसा मिल गया। तो ये भी एक नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट, ये भी एक तरह का एसेट हो गया हो। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने मेनली क्या डिस्कस किया, मैंने फिर से बताया कि आधे घंटे के आसपास का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका होगा, और यहाँ पे आधे घंटे तक हमने क्या डिस्कस किया, एसेट, एसेट का कैटेगरी देखा हमने कि एसेट में करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। फिर फर्दर जाके हमने नॉन करेंट एसेट में देखा फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और फिक्स्ड एसेट का 2 कैटेगरी टेंजिबल और इंटेंजिबल हमने देखा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ के, मैं ये आशा करता हूँ। जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपको क्वेश्चंस है, वो सारे मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।